हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आप सबों का शिकायत रहता है कि सर आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक वायुमंडलीय दाब को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और समझने वाली बात है। अगर आप अच्छे से समझ के रखते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। बात करते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब की। दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूँ तो ये बहुत ही छोटा सा और सरल सा टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको उसी को समझना है। तो आप इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? तो आप सभी समझ रहे होंगे सर कि वायुमंडल के द्वारा जो हम लोगों पे दाब लगाया जाता है या वायुमंडल के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर में प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप सिंपल समझेंगे, हम लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बायोस्फीयर बोलते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जैव मंडल। अब इस जैव मंडल के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं सर? 3 घटक होते हैं। पहला होता है आपका एटमॉस्फेयर। पहला कौन सा होता है? एटमॉस्फेयर। दूसरा होता है आपका लिथोस्फीयर। दूसरा क्या होता है? लिथोस्फीयर। और तीसरा होता है आपका हाइड्रोस्फीयर। तीसरा क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर। इसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, इसको स्थल मंडल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल मंडल। तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि पृथ्वी के नीचे वाला सतह जहाँ पे हम लोगों को पानी मिलता है उसको जल मंडल कहा जाता है, और जहाँ पे रह रहे हैं यानी कि पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं तो इसको स्थल मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थल मंडल बोला जाता है। और पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे गैसेज अवेलेबल हैं उसको क्या बोला जाता है सर? वायुमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है जहाँ पे बहुत सारे गैसेज अवेलेबल है, उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और उन सारे वायु के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर में प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसी को वायुमंडलीय दाब बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। एकदम आसान भाषा में आप कह सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन को लिखना चाहें तो आप बड़े ही आसानी से ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? वायुमंडल कहा जाता है। तथा इसके द्वारा आरोपित जो ये हम लोगों पे दाब आरोपित करती है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब आपको कॉपी में हेडिंग दे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? वॉन ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की। तो यहाँ पर मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसी चीज़ को मैंशन किया है कि वायुमंडलीय दाब की गणना या वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वॉन ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक ने की। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है वायु दाब के मात्रक। ध्यान दीजिएगा कि एयर प्रेशर को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप बात करते हो पास्कल की, आप बात करते हो बार की, मिली बार की, टॉर की। तो ये सब क्या है सर? तो वायु दाब के मात्रक हैं, एयर प्रेशर के यूनिट हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर जब पास्कल, टॉर, बार, मिली बार ये सब वायु दाब के मात्रक हैं, तो आप ये बताइए कि एक पास्कल बराबर क्या होता है, एक बार बराबर क्या होता है, एक टॉर इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया है सर कि जब भी आपसे कोई पूछे कि सर एक पास्कल इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे सर आप? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब भी आपसे कोई पूछे कि सर एक बार इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि एक बार इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे कि आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपका
जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर, वो किसके बराबर होता है? तो वो सर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब इक्वल टू क्या होता है सर? 1 बार होता है। या वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो बार में मेजर करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर। अच्छा, आप कहेंगे सर 1 मिली बार में कितना हो जाएगा? तो 10⁻² पास्कल क्या हो जाएगा सर? 1 मिली बार में हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 1 मिली बार इक्वल टू 10⁻² पास्कल हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा 1 टॉर इक्वल टू कितना होता है? तो 133.8 पास्कल। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया है कि सर 1 टॉर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 133.8 पास्कल। ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला चीज़ आप ये समझ गए होंगे कि वायुमंडल क्या होता है, दूसरा वायुमंडलीय दाब क्या होता है। फिर आप वायु दाब के मात्रक को भी समझ गए होंगे कि इसके विभिन्न मात्रक हैं, जैसे कि पास्कल, बार, मिली बार, टॉर, ये सारे चीज़। 1 टॉर में कितना पास्कल? अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे सर? 133.8 पास्कल। 1 मिली बार इक्वल टू कितना पास्कल? तो 10⁻² पास्कल। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना सर? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू कितना? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इतना चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बार आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, क्या कहा जा रहा है इसमें कि वायुमंडल हमेशा 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता है। वायुमंडल हम लोगों पे हमेशा 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता है। आप कहेंगे कि सर तो हम लोग क्रैश क्यों नहीं हो जाते, हम लोग टूट फूट क्यों नहीं जाते, या हम लोग को कभी इतना प्रेशर महसूस नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि हमारी ब्लड जो है, जो हमारे शरीर में पूरे दौड़ रही है, वो भी क्या करती है सर? दाब एग्जर्ट करती है, जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिसके चलते हम लोगों को वायुमंडलीय दाब का एहसास नहीं हो पाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगी तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके नाक से ऑटोमेटिकली ब्लड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो ब्लड का प्रेशर है और जो वायुमंडलीय दाब है वो दोनों क्या हो जाता है सर? असंतुलित हो जाता है। और ऐसा कंडीशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? जब आप ऊंचाई की चढ़ाई करते हो तब आपको कभी कभी सिचुएशन में जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो और वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाती है, तब आपके नाक से क्या होता है सर? खून आना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल हम लोग पे हमेशा 16,000 किलोग्राम का क्या करती है? प्रेशर बनाए हुए रखती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने खून के प्रेशर से उसको बैलेंस कर देते हैं, रक्त के प्रेशर से यानी कि ब्लड के प्रेशर से उसको बैलेंस किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि सर पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता चला जाएगा। और आप पृथ्वी सतह से नीचे चलते चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे क्या कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है सर? घटता है। क्या होता है सर? घटता है। आप कहेंगे कितना घटता है? तो आप समुद्र तल से प्रति 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे। आप सी लेवल से, समुद्र तल से प्रति 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको वायु दाब में कितना की कमी महसूस होगी? तो सर 1 सेंटीमीटर पारा दाब के बराबर कि आपको वायु दाब प्रति 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे कम होता हुआ मालूम पड़ेगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाती है, इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना क्या होता है? कठिन होता है। और हम लोग को जब एरोप्लेन में हम लोग सफ़र करते हैं या जब हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो हम लोग को पेन ले जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पेन में जो रिफिल भरा हुआ है, जो इंक भरा हुआ है, वो क्या हो जाएगा सर? बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो आपका शर्ट गंदा हो सकता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि समुद्र तल से प्रति 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब लगभग में कम हो जाती है। आप कितना कहेंगे सर? 1 सेंटीमीटर पारा दाब के बराबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ वायुमंडलीय दाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग मेजर करते हैं तो आपका 2 चीज़ होता है, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है आपका एनीरोड बैरोमीटर। तो ये दोनों क्या होता है आइए उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं वायु दाब मापी की। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग बैरोमीटर भी कहते हैं।
और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। तो वायु दाब मापी यंत्र होता है, या ऐसा यंत्र जिससे वायु दाब मापी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब मापी कहते हैं या बैरोमीटर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि बैरोमीटर का जो खोज था वो सबसे पहले टॉरिसेली ने किया था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। तो टॉरिसेली के ही जो प्रयोग थे उसी को कौन अपना लिए थे, फोर्टीन नामक वैज्ञानिक ने, और फिर फोर्टीन ने जाकर के बैरोमीटर का निर्माण किया था। इसीलिए हम लोग बैरोमीटर को 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं। इसीलिए बैरोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं। तो अगर आपसे आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बैरोमीटर को खोजा किसने या बनाया किसने, तो आप क्या कहेंगे, सर 14 ने बनाया। किसने बनाया सर, 14 ने बनाया। किसके प्रयोग के आधार पे, तो टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पे, टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पे। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा बात था। इसके बारे में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। क्या कि बैरोमीटर में क्या होता है सर, पारा भरा हुआ रहता है। तो बैरोमीटर के जो पाठ्यांक होते हैं, मतलब जो उसका रेटिंग है, अगर वो अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है। आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था सर, कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से नीचे गिर जाना निम्नलिखित में से किस घटनाओं की संभावना व्यक्त करता है, तो आप कहेंगे आंधी आने की संभावना को क्या करता है, व्यक्त करता है। बैरोमीटर में पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना, एक बार होता है क्या, अचानक से गिर गया तो आंधी आ जाएगा, धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वर्षा आ जाएगा। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो दिन साफ रहने की संभावना है। तो मैंने तीनों पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है सर, कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से नीचे गिरना आंधी आने की संभावना होगी, पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना वर्षा आने की संभावना होगी, और पाठ्यांक का धीरे धीरे चढ़ना दिन साफ रहने की संभावना होगी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि हम लोग बैरोमीटर की बात करेंगे और एनीरोड बैरोमीटर की बात करेंगे, जिसको हम लोग निर्द्रव वायु दाब मापी कहते हैं। मतलब ऐसा वायु दाब मापी जिसमें किसी भी द्रव का उपयोग नहीं किया जाता हो। ऐसा वायु दाब मापी जिसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं किया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्द्रव वायु दाब मापी कहते हैं, या इंग्लिश में एनीरोड बैरोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, एनीरोड बैरोमीटर कहते हैं। आप कहेंगे सर जब ई बैरोमीटर था ही तो एकरा बनाने का जरूरत था, तो सर ई कहीं कहीं पे फेल हो जा रहा था या इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो उसी त्रुटि को कम करने के लिए, इसी त्रुटि को कम करने के लिए फिर से क्या बनाया गया सर, एनीरोड बैरोमीटर बनाया गया। और ध्यान में रखिएगा सर कि ये जो एनीरोड बैरोमीटर है इसी के आधार पे आपका अल्टीमीटर काम करता है। एनीरोड बैरोमीटर के सिद्धांत पे ही आपका क्या काम करता है, अल्टीमीटर काम करता है। आप कहेंगे अल्टीमीटर क्या है, तो भैया अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर किसका यंत्र है सर, ऊंचाई मापने का यंत्र है। तो आपसे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो निर्द्रव वायु दाब मापी के सिद्धांत पे काम करता है, एनीरोड बैरोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखेंगे, आप कहेंगे सर इतना एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडलीय दाब के बारे में आप बता दिए, ये तो बताए ही नहीं कि सर मानक दाब किसको मानेंगे। तो आप सिंपल में याद रखिएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो हम लोग कहते हैं, पारे का जो 76 सेंटीमीटर होता है वो आपका क्या होता है, मानक दाब होता है। या आप स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो, या आपको कहीं कहीं पे यही 1 atm आपको कैसा लिखा हुआ मिलता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल लिखा हुआ मिलता है। तो आपसे कभी भी अगर स्टैंडर्ड प्रेशर की चर्चा करी जाए या मानक दाब की चर्चा करी जाए तो आप क्या कहेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1 atm में कितना पास्कल होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।